हेलो नमस्कार सभी को। आप लोगों का एडुकेयर एकेडमी 0.2 पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजित कुमार आ गया हूं आप लोगों को द्विघात समीकरण के एक ही क्लास में समाप्त करने। तो द्विघात समीकरण आज हम आप लोगों को बताएंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण में क्या क्या पढ़ना होता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग पिछले क्लास से बहुपद पढ़ के आए ही होंगे और बहुपद के बारे में आप लोग जाने होंगे और बहुपद पढ़ने के बाद में द्विघात समीकरण को पढ़ा जाता है। यानी कि सबसे पहले समझना है कि द्विघात समीकरण कहने का मतलब है कि द्विघात समीकरण में होता क्या है, द्विघात समीकरण में होता क्या है, इस बात पे चर्चा करना है। सबसे पहले किसी भी द्विघात समीकरण में होता क्या है, इस बात में चर्चा होना चाहिए कि किसी भी द्विघात समीकरण में होता क्या है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले इसमें चर मान होता है और अचर मान होता है। तो चर मान किसको बोलते हैं और अचर मान किसको बोलते हैं, सबसे पहले इसको जानना अति आवश्यक है कि चर मान क्या होता है और अचर मान क्या होता है। चर मान में ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 एक्स वाई यानी कि जेड तक ले जा करके आप लोग यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ए बी सी डी ई एफ जेड तक 2600 लेटर को हम लोग चर मान बोलते हैं और अचर मान इसको बोलते हैं 0 1 2 3 4 सो इन्फिनिटी। यानी कि सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि चर मान क्या होता है, अचर मान क्या होता है। जब आप लोग जानेंगे कि चर मान ए बी सी डी एक्स वाई जेड होता है तो अचर मान के भी बारे में जानना फर्ज होता है। 0 1 2 3 4 5 अचर मान होता है। तो इसके बाद में द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे, यानी कि किसी भी चर मान का, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, किसी भी चर मान का घात यानी कहने का मतलब है पावर जब 2 हो तो उसे द्विघात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। यानी कि द्विघात उसको कहते हैं जो किसी भी चर मान के पावर में 2 होना चाहिए। अभी समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम इतना बात बताने का काम किए हैं कि किसी भी चर मान का घात अगर 2 हो तो उसको हम लोग द्विघात बोलेंगे। और द्विघात में हमको मेनली सबसे पहले मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जैसे आप लोग देखेंगे कि 1 नंबर में इसका परिचय कराना है कि कौन सी समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो इस बात की जानकारी होना चाहिए ना। आप किस प्रकार पहचानेंगे कि किसी का मान लीजिए कि 5 के पावर 2 लिखा रहेगा तो यह बहुपद होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कि 5 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो आप इसको सबसे पहले पहचानिए कि यह द्विघात है कि नहीं, द्विघात है कि नहीं। तो 5 के पावर 2 है, इसके पावर से कोई लेना देना है नहीं, अचर मान है यानी इसका वैल्यू 16 के 25 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस कोई अचर मान है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि इसका पावर कितना है, यहाँ पे दिखना है इसका पावर कितना है और अचर मान से कोई लेना देना नहीं। यानी कि जिसका भी पावर 2 है वह द्विघात में है, जिसका भी पावर 2 है वह द्विघात में है। इसके बाद अब हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर एक्स स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसी दोनों में आप लोग तुलना करके हमको बताएंगे कि कौन द्विघात है कौन द्विघात नहीं है। तो बताइए मेरे बच्चों, यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा,
यानी कि यह वैल्यू देगा 4x इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू 0, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि इसके चर मान जो x है, इसके चर मान का पावर 1 है। इसके चर मान के पावर जब 1 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब यहाँ इसको देखने की बारी आया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे अब हम लोग इस बात का ध्यान करेंगे कि किसी चर मान का पावर 2 होना चाहिए। अगर किसी चर मान का पावर 2 है तो यह द्विघात समीकरण है, और नहीं है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। यानी कि किसी भी चर मान, तो चर मान में x होता है, x के पावर 2 है प्लस 2 है, तो 2 अचर मान है, तो चर मान के पावर 2 है, 0 के बराबर लगा हुआ है, तो यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार आप यहां से सबसे पहले समीकरण को पहचानने का तरीका मेरे द्वारा सीखे हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि चर मान क्या होता है। चर मान में होता है ABCDE डॉट डॉट जेड तक। उसके बाद में अचर मान क्या होता है? 0 1 2 3 4 होता है। अब हुआ बात कि समीकरण पहचानेंगे कैसे? तो किसी भी चर मान का घात यानी पावर जब 2 के बराबर 2 हो, तो उसे द्विघात कहते हैं। यानी कि द्विघात आपको क्लास 10th में पढ़ना ही पढ़ना है। द्विघात चैप्टर से 10 नंबर आते हैं बहुपद मिला करके। तो यहां तक आपने सीख लिया। उसके बाद 4x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आ गया 4x एक्स स्क्वायर प्लस 2 अब 0। तो यह भी सीख लिए समीकरण को पहचानते कैसे हैं। अब इसके बाद हम इसको मिटा करके आपको ABC का वैल्यू निकालना सिखाएंगे कि ABC का वैल्यू क्यों यही हो सकता है, दूसरा क्यों नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एक बात सीखेंगे मेरे द्वारा, जो बहुत यूनिक तरीके से सिखाया जाएगा आपको। आप लोग सब्र रखिएगा, घबराइएगा नहीं। सबसे पहले मैंने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक समीकरण लिखेंगे। मान लिए लिख दिए 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इस दोनों बात को आप यहाँ पे काउंट कीजिएगा। आप कहिएगा कि सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्यों होता है। तो मेरे भाई आप लोग एक बात जानेंगे कि आपके पाठ्य पुस्तक में एक मैथमेटिशियन का नाम लिखा हुआ है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य अपने भारत के लगभग 900 ईसा पूर्व के आसपास बहुत बड़े गणितज्ञ बन के उभरे हुए थे। तो यह श्रीधराचार्य महोदय ने एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के माध्यम से यह फॉर्मूला बनाया, जो विवेचक में पढ़ाएंगे। तो यहां से इन्होंने प्रूव किया कि a का वैल्यू वही होगा जिसका पावर 2 के साथ घात लगा के बैठा होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी a के मान आप उसी मान को लिख सकते हैं जो स्क्वायर वाले फॉर्मेट के साथ गुना है। स्क्वायर वाले फॉर्मेट कहने का मेरा अर्थ है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 5x स्क्वायर है, तो इसमें से a का मान यही 5 हो सकता है, इसको आप नहीं ले सकते हैं। यानी यह बात प्रमाणित किया है श्रीधराचार्य महोदय ने। श्रीधराचार्य कहते हैं कि a का वैल्यू वही होगा जिसके साथ पावर 2 होगा। अगर पावर 2 नहीं है तो वह a का मान नहीं है द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में अब a इक्वल टू यहां से आप लिख सकते हैं 5 और b इक्वल टू लिख सकते हैं 3 और c इक्वल टू लिख सकते हैं 2। अब मेरे दोस्त इतना बात आपको समझ में आया होगा, कहीं से कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने एक एक बारीकी बातों को बता रहा हूं। जिनको आता होगा वो थोड़ा सब्र करेंगे, जिनको नहीं आता होगा वो सीखेंगे कि a इक्वल टू 5 अगर हम लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, इस बात की जानकारी होना चाहिए ना कि अगर यह a इक्वल टू 5 लिखें
तो इसी 5 को लिखने के पीछे श्री धाराचार्य महोदय का फॉर्मूला काम करता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इन्होंने प्रमाणित किया है कि द्विघात जिसके साथ घात लगा के बैठा है 2, जिसके साथ घात लगा के बैठा है 2, उसके गुणनखंड यानी कि कोफिशिएंट को a के वैल्यू मानते हैं। और जिसका पावर 1 है सिर्फ x वाला, bx जिसके साथ गुना है, e भाई b के वैल्यू हो गया और e c के वैल्यू हो गया। चलिए c के वैल्यू 2 हो गया। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और चला मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, क्योंकि आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरा चैनल थोड़ा ग्रो करेगा, तो मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का। यही तो होता है गुरु चेला का संबंध। द्विघात है या नहीं आप लोग सीख लिए, गुणनखंड निकालना। अब मैं सिखाऊंगा कि किसी भी समीकरण का गुणनखंड कैसे हम लोग निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, उसके बाद सिखाएंगे कि गुणनखंड इसका कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैंने बुक के माध्यम से एक क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे कि 2x स्क्वायर, चलिए लिख देते हैं। मैंने 1 नंबर क्वेश्चन लिखा 5x स्क्वायर -6x -2। तो इस क्वेश्चन को आप गुणनखंड कैसे निकालेंगे इस बात के बारे में जाने, क्योंकि जब तक इस बात के बारे में आप लोग नहीं जानेंगे गुणनखंड कैसे करते हैं किसी का। अब यहाँ गुणनखंड विधि से किसी भी समीकरण को सोल्व करने का हमको तरीका मालूम होना चाहिए। क्या तरीका होता है कि पहला पद, यह हुआ पहला पद, यह हुआ अंतिम पद, यानी प्रथम पद और अंतिम पद यानी तीसरा पद, चौथा हो जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। पहला पद और तीसरा पद के गुणनफल, पहला पद और तीसरा पद के हम यहाँ सीधा लिखते हैं गुणनफल। गुणनफल आना चाहिए यहाँ पे कितना आना चाहिए -10, और जोड़ने और घटाने पर -6 के बराबर आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर -6 आना चाहिए। तो वैसा कौन सा दो वैल्यू है जिसको गुना करने पर -10 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर -6 आ जाए? तो बताइएगा वैसा कौन सा वैल्यू होता है। यानी कि मेरे समझ से वैसा वैल्यू तो यहाँ पे लिखेंगे हम फैक्टर करके कि 5x स्क्वायर -6x -2 इक्वल टू 0। तो सोचिए कि 10 किस किस से आता है, 5 और 2 से आता है। तो 5 और 2 से तो क्या आएगा, 5 और 2 से तो आएगा ही नहीं। 5 और 2 से अगर लेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन यह 6 नहीं आ पाएगा। तो इसमें मेरे साथ 2 और 5 का भी तो संबंध हो गया, 1 और 10 का संबंध हो गया, तो यह नहीं निकलेगा। यह समीकरण यहाँ से फुलफिल नहीं कर पा रहा है इसको। अब इसमें दूसरा समीकरण हम लोग लिखेंगे, दूसरा समीकरण लिखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो दूसरा समीकरण यहाँ से लिखते हैं, हम बुक के माध्यम से ही लिखेंगे। 3x स्क्वायर -5x + 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या कैसे लिखेंगे आप। यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले 3 दूना 6 आना चाहिए, यानी कि गुना करने पर 6 आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पर हमको कितना आना चाहिए, -5 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं, -3 और 2 का प्रयोग कर सकते हैं, -3 और -2 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर -3x -2x प्लस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अब गुणनखंड विधि है तो इसका कॉमन ले लीजिए फैक्टराइजेशन में। 3x यहाँ से कॉमन ले लेंगे यानी x -1, और यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे तो x -1 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे 3x -2 और x -1 यानी 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे,
इसको, यानी कि 0 के जब बराबर हो गया तो एक एक करके ना इसको बराबर करेंगे। अब एक एक करके बराबर करेंगे, यानी कि 3x - 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू 2/3 होगा। अब इसका x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 हो गया। यानी कि गुणनखंड विधि आप लोग सीख गए कि गुणनखंड विधि में सबसे बड़ी बात होती है विद्यार्थी के साथ समस्या कहाँ होता है, इस बात पे फोकस करना चाहिए कि गुणा करने पर 6 किसको आया। विद्यार्थी एट ए टाइम भुला जाता है, दिमाग से बात निकल जाता है कि किसको किसको गुणा किए तो 6 आया। अरे आदमी यहाँ देखो, ये पहला पद है, ये अंतिम पद है, ये पहला पद और अंतिम पद है, यानी कि गुना इसी को करेंगे, पहला पद और अंतिम पद को गुना करेंगे और जोड़ने घटाने यानी कि बीच वाला। तो वैसा वैल्यू लेना चाहिए जो गुना करने पे 6 आए, जो गुना करने पे 6 आए, जोड़ने घटाने पे -5 आए, जोड़ने घटाने पर -5 आए। तो वैसा काम करेंगे जो सभी के समझ में आए। इसी का नाम तो टीचर होता है, अन्यथा पढ़ाई तो किताब में भी है, बच्चे किताब से भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से तोड़ने के लिए मैंने सोचा हूँ दिमाग में कि कोई ऐसा पद आप बताइए जो इसको जोड़ने पर इतना आ जाए और गुना करने पर 10 के बराबर आ 6 के बराबर आ जाए। यहाँ पे 3x² - 3x - 2x, यानी इसको जोड़ेंगे दोनों को, 3x और 2x को, तो कितना आ जाएगा -5x आ जाएगा। और -3x - 2x को जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस के गुणनफल प्लस होता है, तो 6 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा 3x, तो इसमें बच गया x - 1, और यहाँ से -2 कॉमन ले लिए तो x - 1 बच गया 0 के बराबर। तो यह 0 के बराबर करके यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात आता है विवेचक के ऊपर कि विवेचक किस प्रकार निकालते हैं। तो विवेचक निकालने से पहले एक सुंदर सी तरीका हम आपको बता चुके हैं। जो ABC के मान निकालना सीख लिया वह विवेचक को उंगली पे नचाएगा, नागिन डांस कराएगा। ठीक है, तो विवेचक को निकालने के लिए चलिए अभी आपको लेके चलते हैं। ABC को नहीं मिटाना है, ABC को रहने देना है। मेरे चला जी, थोड़ा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को, समझे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा नहीं रहे हैं। अब हम आप लोगों के लिए देख रहे हैं कितना, एक क्लास के पीछे कम से कम 3 घंटा का मेहनत होता है चला, तब जाके आप यूट्यूब पे 1 घंटा पढ़ा सकते हैं। बिना कंटेंट का कोई उपाय नहीं है। चलिए अब हमको बताना है विवेचक। विवेचक यानी कि D इक्वल टू B² - 4AC। यह कहां से आया और यह कैसे होगा। थोड़ा पानी हम पी लेते हैं, गला सूख रहा है। चलिए यहाँ पे हुआ D इक्वल टू B² - 4AC। तो D इक्वल टू विवेचक और विविक्तर का फॉर्मूला होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। D इक्वल टू B² - 4AC, D इक्वल टू B² - 4AC। ठीक है, तो D इक्वल टू B² - 4AC है। तो इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि अब हम इसमें करेंगे क्या और इसका वैल्यू होता क्या क्या है। तो यहीं से ABC निकालते हैं। A का वैल्यू जैसे 5 निकाले हैं, B का 3 और C का 2, इन सारी चीजों को रख के यहाँ पे चेक करते हैं। D इक्वल टू B² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, रहने दीजिए 9 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए आप सिर्फ 9, संशोधन यहाँ पे 9 कर दीजिए और संशोधन यहाँ पे 9 कर दीजिए। चलिए लिखा गया तो लिखा गया, अपने हाथ में है कहाँ पे क्या घुमाना है। -4, A का मान देखिए क्या है, 5 है, 5 है। चलिए मैंने लिख दिया, 4 गुना के साथ है और 5 लिख दिया और यहाँ पे गुना लिख दिया। C का मान देखिए कितना है, C का मान 2 है, तो इसके साथ मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब इसको सोल्व करने की बात आती है। 9 9 जा 81 होता है, -5 × 20, 20 दूनी 40, यानी इसमें से 40 घटेगा तो यह 41 आ जाएगा। तो 41 आ गया किसका, विवेचक का मान।
अगर सिर्फ विवेचक कहेगा निकालने के लिए, विवेचक सिर्फ विवेचक कहेगा तो इसी फॉर्मूला से काम हो जाएगा, b² माइनस 4ac। अब बात आता है कि यहाँ पे भी 3 कंडीशन हमको पढ़ना है कि b² 4ac का मान क्या क्या होना चाहिए। मूलतः b² माइनस 4ac यानी विवेचक का मान 0 के बराबर जब आएगा तब ही लोचा होता है, अन्यथा तो यह प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के बराबर आता है। सबसे पहले 1 नंबर कंडीशन को हम लोग जांचते हैं कि b² माइनस 4ac लिखा हुआ है 0, यानी कि b² माइनस 4ac का मान आपको आना चाहिए कितना, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा नंबर क्या होता है, 0 से बड़ा नंबर क्या क्या होता है, इन बात को कभी चर्चा किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटिव लगाइए, यानी कि 0 का मान इतना से बड़ा होना चाहिए। इस विवेचक का मान यानी कि इस विवेचक यानी कि d का मान 1 2 3 4 5 6 7 यानी प्राकृत संख्या, यहाँ पे लिख सकते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या जब भी आएगा, नेचुरल नंबर जब भी आएगा तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, इस बात पे बहुत जोर देना होगा कि मूल के प्रकृति कैसा होगा। मूल की प्रकृति वास्तविक, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। मूलों का प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्यों वास्तविक होगा, क्योंकि यह डिस्क्रिमिनेंट और d का मान 0 से बड़ा आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह सभी वैल्यू 0 से बड़ा होता है, यह सभी वैल्यू 0 से बड़ा होता है। तो 0 से बड़ा d का मान जब भी आएगा तो द्विघात समीकरण में मूल की प्रकृति वास्तविक होगा। अब इसी d के मान अगर 0 के बराबर आएगा तो संपाती होगा। संपाती कहने का मतलब बराबर होता है, संपाती कहने का मतलब एक ही लाइन पे होता है, और मूल वास्तविक मूल होता है, संपाती या वास्तविक मूल होगा। अगर d का मान 0 के बराबर आ गया, अगर d के मान 0 के बराबर आ गया तो यहाँ पे मूल की स्थिति क्या होगी, मूल की स्थिति क्या होगी, मूल की स्थिति संपाती, बड़ा बड़ा अक्षर में लिख देते हैं, चला जी आप लोग लिख लीजिएगा, संपाती और वास्तविक, संपाती के साथ वास्तविक, वास्तविक को लिखना नहीं छोड़ेंगे, वास्तविक इसको भी आप लोग लिख के चलेंगे साथ में अपने कॉपी पे, यानी मूलों की स्थिति संपाती और वास्तविक होगा। अब जब भी b² माइनस 4ac से बड़ा होगा 0, यानी कहने का अर्थ है, इसको समझाने में थोड़ा लगेगा समय, इसलिए इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। चला जी रुक जाइए, सब्र कीजिए, हर एक बात होगी, हर एक कंसेप्ट पे बात होगी। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाने के लिए ही तो आए हैं आज, बनेगा क्लास आज एकदम लंबा चौड़ा। चला चिंता नहीं करना, तुम्हें सिर्फ डटे रहना, एक क्लास में नहीं खत्म हुआ तो मेरे क्लास को कभी नहीं देखना। चलो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो कैसा वैल्यू होगा, वह संख्या कौन सी होगी। अभी तो आप पढ़ा दिए कि 1 2 3 4 आई होता है 0 से बड़ा, तो अब बताइए कि एक वैल्यू कितना होगा कि बढ़ 0 हो जाएगा, 0 ही बड़ा हो जाएगा। तो चला जी माइनस 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 1 माइनस 2 माइनस 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब सुनो कि माइनस क्यों छोटा होता है 0 से, बात बताते हैं। एक तुम्हारे पास वास्तविकता है समाज की, अगर आप 2 मित्र हैं, अगर आपका मित्र एक आप है और आपका मित्र है, मान लीजिए आपका मित्र जीभ चटोर है, कर्ज लेके भी टॉफी खाता है,
तो ओकरा ऊपर कर्ज लेके टॉफी खाया है तो खा तो लिया, पच गया, डाइजेस्ट हो गया, निकल गया, लेकिन 4 रुपया ओकरा यहाँ कर्ज है दूसरा के। आप टॉफी नहीं खाए चला जी, आप न्यूट्रल हैं, कर्ज नहीं लिए किसी से, तो आप जीरो के बराबर हैं, लेकिन किसी का कर्ज आपके पास नहीं है, तो इसीलिए आप जीरो के बराबर हैं। और यह माइनस कर्ज लिया हुआ राशि है, यह कर्ज लिया राशि है, इसलिए यह जीरो से छोटा होता है। ध्यान रखिएगा, कर्ज लिया हुआ राशि आप चाहे 10 करोड़ कर्ज ले लीजिएगा, लेकिन वह 10 करोड़ जीरो से छोटा ही होता है। अगर आपने किसी से 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ रुपया कर्ज ले लिया, तो वह राशि जीरो से छोटा ही है, जीरो से बड़ा नहीं है। उस राशि से आप जीरो के बराबर तरप सकते हैं मेहनत के बदौलत। तो मेहनत के बदौलत जब तरपेंगे ना, तो वही राशि आपको फिर जीरो के बड़ा बनाएगा। लेकिन आप कर्ज लेकर के अगर कोई राशि अपने पास रखे हैं, चाहे वह 97 करोड़ क्यों नहीं ले लिए आप, लेकिन हाँ, आप जीरो से छोटे जरूर हैं, जीरो से बड़े नहीं हैं। इसलिए कर्ज लिया हुआ राशि खर्च करना सोच समझ के। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि b² - 4ac से बड़ा जीरो क्यों होता है, क्योंकि d का वैल्यू, इस d का वैल्यू इस जीरो, इस d का वैल्यू -1, -2, -3 में आएगा, तो इससे बढ़ जीरो हो जाएगा। तो इसका एक तो कोई हल नहीं निकलेगा, और दूसरा में इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। इसका मूल वास्तविक नहीं होता है, इसका मूल वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक बार बार चला इरेज करना पड़ रहा है। वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यह बात आपने समझ लिया होगा। अब आते हैं कि विवेचक के फॉर्मूला और श्रीधाराचार्य के फॉर्मूला के साथ हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। यानी कि विवेचक का फॉर्मूला याद कर लेना है, d = b² - 4ac, और श्रीधाराचार्य के फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2a। अब यहाँ पे बच्चा को कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, वो यहाँ पे माइनस लगा देगा नीचे -2a, अरे -2a वो थोड़े हो जाए, तो पढ़ के लिया बहुपद में से पढ़ के आया कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a, अल्फा × बीटा = c/a। तो वो काला घुसेर रहा है यहाँ ना घुस रहे हो, चुपचाप यहाँ एकदम चुपचाप श्रीधाराचार्य याद रखना है, -b ± b² - 4ac/2a, और रूट अंडर है तो चढ़ा देंगे। और के एक तरीका और लिखने का होता है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए, ताकि कि तुम लोग मेरा बहुत प्रिय छात्र हो। ±√d/2a, शॉर्ट फॉर्मेट हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्मेट है, इसको आप लोग भी छाप लीजिएगा, क्योंकि d तो बराबर होबे करता है b² - 4ac के। तो यहाँ जब हो गया, तो अब चलते हैं चला जी क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन कराते हैं 2-4-10 को एकदम कतई जहर प्रश्न, जो एकदम जहरीला हो, जहरे उगले चला, जो दिमाग के एकदम गिना दे, ऐसा प्रश्न आज हम कराएंगे। चला, चिंता मत करो, सिर्फ बनल रहो एडुकेयर एकेडमी के साथ। अब यहाँ पे एक प्रश्न लिखते हैं हम, सबसे पहला समीकरण शुरू होता है बहुपद पहचानने वाला, यानी कि पहचान के बताइए आपकी यह बहुपद है कि नहीं है। तो इस चीज के लिए यहां से शुरू करेंगे कि आप बताइए 6x² + 4x = 0, यह बहुपद, सॉरी बहुपद पढ़ा है ना इसलिए कहा जाता है, यह समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं, यह द्विघात समीकरण है या नहीं, इस बात को पहचानना है।
तो यहाँ पे कैसे पहचानेंगे? अब चलिए इसको शुरू करते हैं ऑपरेशन बुलडोजर। 6x² प्लस 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6x² को रहने देंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे 4x माइनस। अब देख मेरे दोस्त, यहाँ पे स्क्वायर लिखने का मतलब है कि 2 गो x, स्क्वायर लिखने का मतलब हुआ 2 गो x। यहाँ पे एक गो x है, तो क्या करेंगे? एगो x से एगो x को झटका देंगे। अभी x बराबर हो गया -4/6। तो ये कहाँ से द्विघात हुआ? दिस इज नॉट द्विघात समीकरण। समझ ले चला? ऐसा ऐसा अंग्रेजी मिलता है तो रहा, दिस इज नॉट द्विघात समीकरण। ठीक है, अब चल दूसरा समीकरण लिखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ हो भैया, यह तो पढ़ला है। कौनो चर मान के पावर में 2 और केकरो चर मान के पावर में 1, तो ये हो गया। इसमें टिक मार देना है कि यह है। ए बी सी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पावर चर मान का। तो चर मान ये अचर मान है, यहाँ पे 5 6 होगा, 3 2 होगा। इस तरह समीकरण फिट किया हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है। कंफ्यूजियाना मत, मैट्रिक छात्र सब बहुत कंफ्यूजियाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह होगा। x-2 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 5। क्या यह द्विघात समीकरण है? बताइए मेरे लल्ला, क्या यह द्विघात समीकरण है? आप लोग बताएंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो x में x से गुना करेंगे, x²। फॉर्मूला ना जाने सर, a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां से यह बात निश्चित रूप से आएगा। यहाँ पे x का x² एकड़ हो गया, तो -2 के स्क्वायर 4 होता है, इक्वल टू 5 के बराबर है, वो उधर चल जाएगा। x इक्वल टू देखिए खेला कहाँ हो रहा है, 9 हो गया। अब x² हटेगा, x² हट गया तो √9 आ गया। अब ये 3 के बराबर होता है प्लस माइनस, तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार के चकमाबाजी वाले प्रश्न आपके साथ आएंगे, चकमा दिखा करके जो है आंसर के वैल्यू बदलना। ऊपर से देखने में तो कोनो मारिए देगा कि रे a² माइनस b² के फॉर्मूला है, मार हो गए रे, मार थोड़े मारा गया चला यहीं पे आपका, यहाँ से खत्म कहानी हो गया। जैसे चेक करेंगे बाजार साफ हो जाएगा। इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस रखेंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ जब बना के आएंगे तब जाके मजा आएगा आप लोगों को। अब एक प्रश्न है और कि x², यहाँ पे एक प्रश्न लिख दे, इसको मिटा देते हैं। मिटाने वाला विधि जो है ना, हमको चला बदलना होगा। एक हाथ में न होता है, हम दस्ताना खरीद के पढ़ लेते हैं, वह सब मिटाते रहेंगे। अपन खोजे वाला कहानी बहुत गड़बड़ है। x इंटू x प्लस 3 इक्वल टू x² के बराबर है। तो बताओ मेरे दोस्त, ये क्या होगा? बताओ क्या यह होगा कि नहीं होगा? बताओ जल्दी, क्या दिमाग में खुजली काट रहा है? x² प्लस 3x इक्वल टू x²। अरे ये x² से x² तो धमक गया, तो कहां से होगा? 3x बराबर 0, तो ले काट दिया, नहीं होगा। अब होगा कौन? खाली तो मास्टर साहब वही वैसे नहीं होगा पढ़ा रहे हैं, ऐसा को तो पढ़ाइए जो होगा। तो ले टपका दिए सीधे, 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। दैट इज योर आंसर, यानी कि यह होगा। इसका पावर 2 है, चरमान का पावर 1 है, एक बाद अचरमान है। ऐसे ऐसे समीकरण होंगे। और अब देगा तुमको रूट वाला भी, √2x² प्लस √5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये रूट के देख के मत घबराना, सब अचरमान है, ये खाली स्क्वायर से मतलब है द्विघात पहचानने के लिए। तो अब मैं आशा कर सकता हूं कि आपको समझ में आया होगा एकदम बढ़िया से कि द्विघात समीकरण पहचानते कैसे हैं। तो चला पहचान लिए थे, एक और क्वेश्चनों बना के बताओ ना। मजेदार प्रश्न आज होगा एकदम सॉल्यूशन।
पहले इसको मिटाने दो, घबराना नहीं, औरल रहना एकदम। गाय की थोड़ा मास्टर की गर्दन सूख रहा है, पानी है नहीं चला रूम में, इसलिए थोड़ा परेशानी बढ़ रहा है। अब पानी भरने जाएंगे तो क्लासे समाप्त करना होगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। देखते हैं कहाँ तक प्रयास मैंने कर सकता हूँ। समीकरण को हल करें, तो आज सीखिए सिर्फ समीकरण को हल करें। अगर इस 16x² बराबर 24 लिखल है तो इसको हल कीजिए। तो कैसे हल कीजिएगा, x² इक्वल टू आप कीजिएगा 24/16, 16 कीजिएगा तो 8 3 24, 8 दूना 16, यानी x इक्वल टू √3/2। अब कहेगा कि यह द्विघात है कि नहीं, सीधे काटिएगा कलमवा ले जाके कि यह द्विघात नहीं है, लेकिन x का वैल्यू मैंने निकाला हूं √3/2। उसके बाद है एक प्रश्न है कि 7/5 x² इक्वल टू 35। तो यहां से काटेंगे 7 × 5 = 35। अब x² इक्वल टू 5 × 5, तो x इक्वल टू √100 में डालेंगे 5 × 5, ये दो गो है, एगो बाहर कर दिए, वर्गमूल होता है, काम खत्म। तो आप लोग आज इतना ही पढ़िए, इसके बाद